हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से जुड़े इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस। यह क्लास 12th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर इंटीग्रल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इन सारे प्रॉपर्टीज के डेरिवेशंस भी दिए हुए हैं, लेकिन वो डेरिवेशंस काफ़ी सिंपल हैं, उसे आप खुद भी समझ सकते हैं, इसीलिए हम उन्हें डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हम बस ये जानेंगे कि ये प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और फिर उसके बाद उन पे आधारित जितने भी सवाल हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो कुल मिला के इंटीग्रल्स के 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। इनमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है उसे ऑलरेडी हमने पिछली वीडियो में कवर किया था, और ये जो है ये बताती है कि इंटीग्रल जो होते हैं वो डेरिवेटिव्स के इन्वर्स होते हैं, या इन्हें एंटी डेरिवेटिव्स भी कहा जाता है। सो दिस स्टेटमेंट कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज: द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी यदि हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक साथ करें किसी एक फंक्शन का, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो सेम फंक्शन ही मिलेगा। दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। यानी यदि हम पहले इंटीग्रेशन करके किसी फंक्शन का फिर उसके बाद उसका डेरिवेटिव लें, तो उस केस में हमें यही सेम फंक्शन मिलेगा। या फिर यदि हम पहले उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें और फिर उसके बाद उसका इंटीग्रल लें, तो उस केस में भी हमें वही सेम रिजल्ट मिलेगा। और चूंकि यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन बाद में किया है, इसलिए हमने यहाँ पे उस फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट c भी जो है वो ऐड किया है। सो ये हो गई इंटीग्रल्स की पहली प्रॉपर्टी। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो कुछ इस प्रकार से है: टू इंडिफिनिट इंटीग्रल्स विद द सेम डेरिवेटिव्स लीड टू द सेम फैमिली ऑफ कर्व्स एंड सो दे आर इक्विवेलेंट। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारे पास दो इंडिफिनिट इंटीग्रल्स हैं इस प्रकार से कि उनके डेरिवेटिव्स जो हैं वो सेम है, यानी उन इंटीग्रल्स के जो डेरिवेटिव्स हैं वो सेम रिजल्ट हमें दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि उन फंक्शन का हम इंटीग्रल लेंगे तो इंटीग्रल करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट के रूप में जो फंक्शंस होंगे वो भी सेम फैमिली ऑफ कर्व्स होंगे। यदि जो हमारे ओरिजिनल फंक्शंस हैं वो सेम फैमिली ऑफ कर्व्स से बिलोंग करते हैं, यानी जो इंटीग्रल करने के बाद फंक्शन ऑब्टेन होंगे वो भी सेम फैमिली होंगे। उदाहरण के तौर पर यदि ओरिजिनल फंक्शंस जो हैं इंटीग्रल करने से पहले वो यदि पैराबोला के फैमिली से हैं, तो जो रिजल्ट होगा वो भी सेम फैमिली होगा। फॉर इंस्टेंस मान लेते हैं वो हाइपरबोला होंगे, तो दोनों के दोनों हाइपरबोला होंगे यदि दोनों ओरिजिनल फंक्शंस जो हैं वो पैराबोला फैमिली के हैं। और इस वजह से इन फंक्शंस को इक्विवेलेंट फंक्शंस भी कहा जाता है। इसे मैथमेटिकली जो है हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यदि जो है एक फंक्शन एफ एक्स है और उसका हम इंटीग्रल करके फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, वो यदि एक दूसरे फंक्शन दैट इज जी एक्स का इंटीग्रल लेने के बाद उसका अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसके बराबर है, दैट इज बेसिकली एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। If this is the case, then we can say that the integrals of both these functions, that is fx and gx, will also give the same result. That is capital Fx will be equal to capital of gx. यहाँ पे capital Fx और capital gx जो है ये इस ओरिजिनल फंक्शन के इंटीग्रल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मीन्स यदि ये फंक्शंस बराबर हैं, इक्विवेलेंट हैं एक दूसरे के, तो जो रिजल्टेंट फंक्शन हमें ऑब्टेन होंगे इंटीग्रल करने पर वो दोनों फंक्शंस भी सेम होंगे। हालांकि यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट जो है ऐड किया है, क्योंकि इंटीग्रल करने पर हमें किसी एक तरफ जो है वो कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। तो ये हो गई बच्चों दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी की यदि हम बात करें तो वो एडिशन को लेकर है। यदि हमारे पास कोई दो फंक्शंस हैं, यदि हम उनको ऐड करके आपस में फिर उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो वो हमें सेम रिजल्ट देगा यदि हम दोनों के इंडिविजुअल अलग अलग इंटीग्रल्स लेकर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा इंटीग्रल्स का उन्हें ऐड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, इफ वी फर्स्ट ऐड एफ एक्स एंड जी एक्स एंड देन टेक द इंटीग्रल ऑफ बोथ, इट विल बी इक्वल टू इफ वी टेक द इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स एंड इंटीग्रल ऑफ जी एक्स इंडिविजुअली एंड देन आफ्टर वी ऐड बोथ दीज। यही सेम चीज जो है हम कह सकते हैं यहाँ पे अगर माइनस साइन होगा यानी सब्ट्रैक्शन होगा तो उसमें भी ये अप्लीकेबल होगा। हालांकि ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अप्लीकेबल नहीं होगा,
और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले जो फंक्शंस होते हैं उन्हें कैसे इंटीग्रेट किया जाता है वो आने वाली वीडियोस में हम कवर करेंगे। सो ये हो गया तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी जो है वो ये कहती है कि यदि हम किसी भी फंक्शन में एक कांस्टेंट k ऐड करें जहां पे k कोई भी रियल नंबर हो सकता है और उसे उस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद यदि हम उसका इंटीग्रल लें तो वो हमें वही रिजल्ट देगा यदि हम पहले उस फंक्शन का इंटीग्रल लें और फंक्शन का इंटीग्रल करने के बाद जो रिजल्ट आए उस पूरे रिजल्ट को यदि हम k से यानी उस कांस्टेंट टर्म से ऐड करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसे मैथमेटिकली इसी प्रकार से एक्सप्रेस किया जा सकता है, दैट इज k मल्टीप्लाइड बाई एफ एक्स इंटू डी एक्स, उसके बाद उसका इंटीग्रल लें, इट विल बी इक्वल टू k देन इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे k के साथ एफ एक्स मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे k के साथ पूरा का पूरा इंटीग्रल मल्टीप्लाइड है। तो ये हो गई चौथी प्रॉपर्टी। अब आइए हम डिस्कस करते हैं पांचवी और आखिरी प्रॉपर्टी जो इन्हीं दो प्रॉपर्टीज का एक कंबाइंड रूप है। तो इंटीग्रल से रिलेटेड पांचवी और आखिरी जो प्रॉपर्टी है वो इन दोनों यानी तीसरे और चौथे प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन है या कंबाइंड रूप है। तो इन दोनों का कंबाइंड जनरलाइज्ड रूप क्या हो जाएगा? इट कैन बी रिटन एज दिस, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। प्रॉपर्टीज 3 and 4 कैन बी जनरलाइज्ड फॉर अ फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस। यदि हम एक फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस लेते हैं, कई सारे f1, f2, f3 एंड सो ऑन, यहां से लेके fn तक, मतलब n नंबर ऑफ फंक्शंस हैं हमारे पास, उसी प्रकार से n रियल नंबर्स हैं हमारे पास जो कांस्टेंट्स हैं जिन्हें हम उन हर एक फंक्शन के साथ जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज k1, k2, k3 एंड सो ऑन अप टू kn तक। देन वी कैन से दैट ये सारे फंक्शंस को हम यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी पहले फंक्शन को पहले कांस्टेंट से, दूसरे फंक्शन को दूसरे कांस्टेंट से एंड सो ऑन अप टू nth फंक्शन को nth कांस्टेंट से, और फिर उसका पूरा जो रिजल्ट है उसका यदि हम इंटीग्रल लेते हैं सभी को इंडिविजुअली ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है, फिर लास्ट में हम उसका इंटीग्रल करते हैं, तो वो हमें सेम रिजल्ट देगा यदि हम सभी पर्टिकुलर फंक्शंस जो हैं उनका इंटीग्रल करके फिर उसके बाद यदि हम उन सभी को जो कांस्टेंट्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करें और फिर जो रिजल्ट आता है सभी केस में उनको अंत में फिर हम ऐड करें। तो ये हो गया पांचवा और आखिरी प्रॉपर्टी जो कि इन्हीं दोनों दैट इज 3 और 4 का एक कंबाइंड जनरलाइज्ड फॉर्म है। अब आइए इन सभी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। तो इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो आज का पहला सवाल है वो कुछ इस तरह से है। हमें डायरेक्टली यहाँ पे इंटीग्रल्स कैलकुलेट करने जो होता है वो नहीं कहा गया है, बल्कि हमें कहा गया है कि इन तीनों जो दिए हुए हैं क्वेश्चंस, इन तीनों के एंटी डेरिवेटिव्स जो हैं वो हमें कैलकुलेट करना है। एंटी डेरिवेटिव्स कैलकुलेट इन द सेंस कि हमें ये प्रेडिक्ट करना है कि कौन सा ऐसा फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशिएशन करने पर एक रिजल्ट आएगा। तो यदि उस पर्टिकुलर फंक्शन का रिजल्ट जो आ रहा है डिफरेंशिएट करने पे, वही पर्टिकुलर फंक्शन जो होगा वो ये होगा, यानी जिस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लिया यानी जिसका डिफरेंशिएशन किया वो फंक्शन जो ओरिजिनल फंक्शन था वो उसका रिजल्ट हो जाएगा। अब आइए इसे हम समझते हैं। तो हम जानते हैं कि जो साइन x होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है cos x, यानी ये जो cos x आया होगा ये जाहिर सी बात है कि sin x का डिफरेंशिएशन करने पर ही आया होगा। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x विल बी इक्वल टू cos 2x। लेकिन यहाँ पे हम डिफरेंशिएट जो कर रहे हैं वो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे जो फंक्शन है इसमें 2x है। इस वजह से हमें यहाँ पे भी जो है नीचे भी यहाँ पे भी हमें 2x जो है वो लगाना पड़ेगा, और 2x लगाने के लिए इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो पार्ट है ये बन जाएगा d ऑफ 2x, और इसी वजह से जो है साइन 2x का डिफरेंशिएशन जब हम 2x के रेस्पेक्ट में करेंगे तब रिजल्ट जो है वो cos 2x आएगा। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट होता है उसे हम बाहर निकाल सकते हैं। सो ये बन जाएगा हाफ ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x इक्वल्स cos 2x। अब यहाँ पे ये हाफ जो है इसे हम इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो ये बन जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x इक्वल्स
2 cos ऑफ 2x। अब यदि हम इस स्टेप को एक फर्दर और स्टेप आगे बढ़ाएं तो d ऑफ साइन 2x जो है इसे हम रहने देंगे और इस नीचे वाले dx को इसके साथ हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2 cos 2x इंटू dx। तो यदि अब हम इंटीग्रल्स ले दोनों साइड, सो ये बन जाएगा इस तरह से, और ये वाला जो फंक्शन है इसे हम अब लिख सकते हैं d ऑफ कोई भी फंक्शन जो होता है उसका इंटीग्रल लेने पे वो फंक्शन बाहर आ जाता है, और इस तरफ जो है ये हो जाएगा 2 ऑफ cos 2x इंटू dx, और ये 2 जो है इसे अगर यदि हम इधर ले आए तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिल जाएगा हाफ ऑफ साइन 2x इक्वल्स cos 2x इंटू dx। अब देखिए हमें स्टार्टिंग में जो जिस चीज़ का इंटीग्रेशन करने कहा गया था या एंटी डेरिवेटिव लेने बोला गया था वो था cos 2x ही। तो cos 2x जो है इसका हमने एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन जो है वो किया है, लेकिन ऑपोजिट मेथड से किया है, डिफरेंशिएशन का यूज़ करके किया है, और इसका रिजल्ट आ रहा है कितना, हाफ ऑफ साइन 2x। उम्मीद है आपको ये सवाल जो है वो समझ में आ गया होगा। अब आइए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला जो सवाल है वो कुछ इस तरह से है, 3x² प्लस 4x³। अब यहाँ पे भी यदि हम देखें तो इसमें भी हम पाएंगे कि ये 3x² जो है ये किसका डेरिवेटिव होता है, ये होता है x³ का डेरिवेटिव, क्योंकि x³ को यदि आप डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है आपको पता होगा, x टू द पावर n का होता है nx टू द पावर n-1, और यहाँ पे n की वैल्यू 3 है x³ में, तो इस वजह से उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो 3x² हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 4x³ जो है ये x टू द पावर 4 जो होता है उसका डिफरेंशियल है या उसका डेरिवेटिव है। तो इस प्रकार से डिफरेंशिएशन जो होते हैं, किस फंक्शन के ये डिफरेंशियल्स हैं या किस फंक्शन के डेरिवेटिव्स हैं, उन्हें प्रेडिक्ट करके जो है हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी कैन राइट दिस एज d बाई dx ऑफ x³ प्लस x टू द पावर 4 विल बी इक्वल टू, इसका जो डिफरेंशिएशन है ये यदि हम अलग करेंगे d बाई dx ऑफ x³ प्लस d बाई dx ऑफ x टू द पावर 4। सो ये हो जाएगा 3x² प्लस ये हो जाएगा 4x³। तो यहाँ से ये वाला जो पूरा रिजल्ट है इसका वैल्यू जो है ये इतना आ जाता है। तो यदि अब हम जो है पिछले क्वेश्चन की ही तरह से ये d वाले पार्ट को हम रहने देते हैं और नीचे वाला जो पार्ट है उसे हम इस तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा d ऑफ x³ प्लस x टू द पावर 4 इक्वल्स 3x² प्लस 4x³ मल्टीप्लाइड बाई dx। अब उसी तरह से जो है यदि हम दोनों तरफ इंटीग्रल ले लेते हैं तो ये बन जाएगा d ऑफ दिस मच विल बी इक्वल टू ओनली x टू द पावर 3 प्लस x टू द पावर 4, और इधर जो है जिस चीज़ का हमें इंटीग्रल लेना था वो रिजल्ट आ गया 3x² प्लस 4x और मल्टीप्लाइड बाय dx, इसका इंटीग्रल। तो इसी का इंटीग्रल जो है हमें निकालने बोल रहा था, तो इसका रिजल्ट जो है ये इतना आ गया। तो इस प्रकार से फिर से हमने जो ये किस फंक्शन के डेरिवेटिव्स हैं या किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पे ये पूरा क्वांटिटी आएगा, ये प्रिडिक्ट करके हम इनका इंटीग्रल जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आइए जो इसका तीसरा सवाल है इस क्वेश्चन का उस पे आते हैं। 1/x जो है, अब यहाँ पे हमें फिर से प्रिडिक्ट करना है कि ये 1/x जो है ये किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर आता है। अब हम जानते हैं कि d बाई dx जो है log x, इसका डिफरेंशिएशन करने पर यह रिजल्ट आता है यानी 1/x आता है। तो अब फिर से उसी प्रकार से यदि हम इसे लिखें d ऑफ log x इक्वल्स 1/x इंटू dx और फिर दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर दें तो जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा d ऑफ log x जो है इसका इंटीग्रेशन करने पर केवल log x यहाँ बचेगा और इधर हो जाएगा 1/x मल्टीप्लाइड बाई dx। सो ये जो है इसी का हमें इंटीग्रल निकालना था, तो वो हमें फिर से प्रेडिक्ट करने पर उसका रिजल्ट इजीली मिल गया। और सभी केसेस में ये जो LHS साइड है यहाँ पे हम कांस्टेंट्स भी ऐड करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि डेरिवेटिव्स में जो कांस्टेंट्स होते हैं उनका डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसीलिए यहाँ पे हम ये मान के चलेंगे कि जो इंटीग्रल्स हैं उनमें एक कांस्टेंट ऑलरेडी एडेड है ताकि उसका डिफरेंशिएशन करने पर 0 हो जाए। सो उम्मीद है ये जो आज का पहला सवाल है और इसके तीनों पार्ट्स हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब आइए हम बढ़ते हैं आज के अगले प्रॉब्लम की ओर।
तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल से जुड़ा हुआ आज का जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें भी 3 पार्ट्स हैं, 3 तरह के क्वेश्चंस हैं और इनमें अब डायरेक्टली हमें इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूला होते हैं या इंटीग्रेशन का जो एक्चुअल प्रोसेस होता है उसे फॉलो करते हुए इंटीग्रेट करना है। तो यदि हम पहले फंक्शन को देखें तो यहाँ पहले मोमेंट पर या पहले इंप्रेशन में देखने पर ही ऐसा लग रहा है कि ये डिवीज़न का फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे हम इसे बिना डिवीज़न का फॉर्मूला अप्लाई किए भी बना सकते हैं। कैसे? ये जो पूरा का पूरा टर्म है, ये पूरा फंक्शन है, इसे हम इस प्रकार से तोड़ के लिख सकते हैं। कैसे? एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स। अब ये जो फंक्शन है ये सिंप्लीफाई होकर क्या बन जाता है, x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 2। डिवीजन में आपको पता होगा पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो x टू द पावर 3 माइनस 2 हो जाएगा, दैट इज केवल x हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा x टू द पावर माइनस 2 ऊपर आने पर, और इसका हमें जो है इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ ये जो है इसका हम इंटीग्रेशन अलग अलग इंडिविजुअली कर सकते हैं। सो इट विल बिकम x मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स माइनस x टू द पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे जो जनरल फॉर्मूला होता है x टू द पावर n के लिए इंटीग्रेशन का, उसे हम अप्लाई कर सकते हैं। सो इसका जो है यहाँ पे n का वैल्यू 1 है, इसलिए ये जो है बन जाएगा x टू द पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ये है x टू द पावर माइनस 2, तो x टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1 दैट इज x टू द पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 हो जाएगा ये। सो इसका जो है फाइनल रिजल्ट आ जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये x टू द पावर माइनस 1 जो है वो 1 अपॉन x हो जाएगा, और साथ में हमें एक कांस्टेंट भी ऐड करना है c। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग इंडिविजुअली हम दोनों को इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो अलग अलग दोनों में कांस्टेंट्स ऐड करें, ये ज़रूरी नहीं है। लास्ट में भी जो है हम यहाँ पे एक कांस्टेंट साथ में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के अलग अलग जो कांस्टेंट्स होंगे भी, यदि मान लेते हैं C1 और C2, उन दोनों को भी तो ऐड करने पे कोई नया कांस्टेंट ही बनेगा, इसीलिए डायरेक्टली उसे हम C ही बोल देते हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं, जो है x टू द पावर 2/3 प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। सो यहाँ पे फिर से ये दोनों जो हैं, ये दोनों अलग अलग फंक्शंस के रूप में इन्हें हम ट्रीट करते हुए दोनों को अलग अलग इंडिविजुअली इंटीग्रेट करेंगे। सो इट विल बिकम x टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन। अब 1 का तो मतलब किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एज इट इज़ वही चीज़ रहेगी। अब यहाँ पे 2/3 है पावर, सो इट विल बिकम x टू द पावर 2/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2/3 प्लस 1, एंड दिस विल बिकम ओनली x, चूंकि dx जो है उसका इंटीग्रेशन x होता है। यहाँ पे यदि हम पावर्स की बात करें तो x टू द पावर 2/3 प्लस 1 जो है ये हो जाएगा x टू द पावर 5/3, और नीचे जो है ये हो जाएगा 5/3, तो ये इनवर्स होने पे, मतलब ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई होने पर ये 5/3 जो है ये 3/5 हो जाएगा। सो इट विल बिकम 3/5 इंटू एक्स टू द पावर 5/3 प्लस x, और चूंकि हमने इनडिफरेंट इंटीग्रल लिया तो फिर से हमें एक कांस्टेंट c जो है ये ऐड करना पड़ेगा। सो ये हो गया इसका फाइनल रिजल्ट। अब आइए इस क्वेश्चन के जो अगले और आखिरी पार्ट है, दैट इज थर्ड पार्ट, उस पे आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें 3 अलग अलग फंक्शंस हैं, तो ये साथ में दिए हुए हैं, तो इनका इंडिविजुअली अलग अलग इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। सो दिस इज x टू द पावर 3/2 dx प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई, ये हम इसे ये कांस्टेंट जो है इसे डायरेक्ट हम बाहर ले आ सकते हैं, क्योंकि अभी हमने देखे थे प्रॉपर्टीज जो होते हैं उनमें हम इस प्रकार से कर सकते हैं। तो e टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स हो जाएगा और कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन x मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स। सो ये x टू द पावर 3/2 है, फिर से जो x टू द पावर n का जनरल फॉर्मूला होता है, दैट इज x टू द पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर x, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है उसका इंटीग्रेशन सेम होता है, दैट इज e टू द पावर x ही होता है, माइनस 1/x इंटू डी एक्स। इसका भी हमने थोड़ी देर पहले इंटीग्रेशन देखा था कि ये होता है log ऑफ x,
और फिर से यहाँ पे चूंकि हमने इनडिफिनिट इंटीग्रल लिया है तो एक हमने कांस्टेंट यहाँ पे ऐड कर दिया। अब पहला जो टर्म है इसे फर्दर और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2 + 1 ये हो जाएगा 5/2 और नीचे जो 5/2 है वो इनवर्स होने पे 2/5 हो जाएगा। सो इट विल बिकम 2/5 x⁵ 5/2 प्लस 2e⁻x माइनस log of x plus c. So this will become final result. So इस प्रकार से जो है आज का दूसरा सवाल जिसमें 3 अलग अलग क्वेश्चंस थे उसे हमने समझ लिया। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। अब आइए हम बढ़ते हैं आज के तीसरे सवाल की ओर। तो आज का जो तीसरा सवाल है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। पिछले वाले जो क्वेश्चन है उसमें हमने x⁴n जो जनरल फॉर्मूला होता है और बाकी सारे जो फंक्शन होते हैं जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन वगैरह उनका जो है हमने इंटीग्रेशन किया था। इसमें जो है सारे आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व्ड हैं। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो है ये दो फंक्शंस जो है sin x और cos x इसका एडिशन दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि एडिशन को अलग अलग इंडिविजुअली हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो इट विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ sin x ऑफ dx प्लस cos x ऑफ dx। अब यहाँ पे फिर से पहले क्वेश्चन की ही तरह हमें प्रिडिक्ट करना है कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो होता है वो sin x होता है। तो हम जानते हैं कि cos x जो होता है उसको डिफरेंशिएट करने पर माइनस sin x आता है, लेकिन यहाँ पे केवल sin x है तो इसीलिए हमें cos x जो है उसी में माइनस साइन लगाना पड़ेगा, यानी माइनस ऑफ cos x जो है वो रिजल्ट होगा sin x और dx जो है इसका इंटीग्रेशन का। उसी प्रकार से हम जानते हैं कि sin x जो होता है उसको डिफरेंशिएट करने पर cos x आता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर इसका क्या आना चाहिए, sin x आना चाहिए। सो यहाँ से ये जो पूरा का पूरा टर्म है इसे हम अगर लिखें तो यहाँ पे हम कांस्टेंट ऐड कर देंगे और इसे इस प्रकार से लिखेंगे sin x माइनस cos x प्लस c। सो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अब आइए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये है cos x मल्टीप्लाइड बाई cosec x प्लस cot x इंटू dx। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसे थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। cosec x मल्टीप्लाइड बाई cosec x विल बिकम cosec स्क्वायर x एंड दिस विल बिकम cosec x मल्टीप्लाइड बाई cot x और फिर इसका जो है पूरा का पूरा हमें इंटीग्रेशन करना है। सो अब फिर से उसी प्रकार से दोनों को इंडिविजुअली अलग अलग हम ले सकते हैं। सो इट विल बिकम cosec स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाई dx प्लस cosec x इंटू cot x मल्टीप्लाइड बाई dx इसका इंटीग्रेशन। तो यदि अब हम डिफरेंशिएशन को याद करें तो cot x जो होता है उसको डिफरेंशिएट करने पर जो रिजल्ट आता है वो होता है माइनस cosec स्क्वायर x। अब चूंकि यहाँ पे केवल हमें cosec स्क्वायर x जो है इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसके रिजल्ट में हम माइनस को ऐड कर देंगे माइनस cot x। तो चूंकि cot x का डिफरेंशिएशन होता है cosec स्क्वायर x माइनस में, इसीलिए cosec स्क्वायर x इंटू dx जो है इसका इंटीग्रेशन जो है वो हो जाएगा cot x माइनस में। ठीक उसी प्रकार से यदि हम डिफरेंशिएशन करते हैं cosec x का तो उसका जो रिजल्ट होता है माइनस cosec x इंटू cot x होता है, यानी यहाँ पे तो केवल माइनस साइन के अलावा वाला पार्ट है दैट इज cosec x इंटू cot x है। तो cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन करने पे जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ cosec x और साथ में हम यहाँ पे एक कांस्टेंट c ऐड कर देंगे तो यही हो जाएगा हमारा फाइनल रिजल्ट दैट इज माइनस ऑफ cot x माइनस ऑफ cosec x प्लस c। अब आइए इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड आज के तीसरे क्वेश्चन के तीसरे और आखिरी पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो है हमें ये फंक्शन दिया हुआ है, फिर इस तरह से ये क्वेश्चन हमें लग रहा है कि डिवीजन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, लेकिन यहाँ पे फिर से हम बिना डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई किए इसे सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से दोनों को हम तोड़ के लिखेंगे। सो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर x और इंटू dx डायरेक्ट हम कर देते हैं इसे माइनस ऑफ sin x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x इंटू dx। अब यहाँ पे ये जो cos स्क्वायर x इनवर्स में है इसे हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x इंटू dx माइनस ऑफ, अब यहाँ पे जो sin x अपॉन cos स्क्वायर x है यहाँ से एक cos x को हम sin x के साथ लिखेंगे तो ये बन जाएगा sin x अपॉन cos x
मल्टीप्लाइड बाई एक cos x और बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos x इंटू डी एक्स। सो अब यहाँ पे हम इसे एक और फर्दर स्टेप ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और ये जो है हो जाएगा tan x इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ से हम जानते हैं कि जो tan x होता है उसका डिफरेंशिएशन करने पे आता है सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा tan x, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन जो है वो एंटी डिफरेंशिएशन होता है, इसीलिए इसकी जगह हम लिख सकते हैं tan x माइनस ऑफ। अब हम जानते हैं कि sec x जो होता है उसको डिफरेंशिएट करने पर जो रिजल्ट आता है वो होता है sec x इंटू tan x, इसीलिए sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन करने पर जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा sec x। सो इसकी जगह, इस पूरी की जगह हम लिख सकते हैं sec x, और साथ में हमें एक कांस्टेंट c भी ऐड करना होगा। सो इस प्रकार से आज का तीसरा सवाल जो है ये सॉल्व हो गया। तीनों पार्ट्स जो हैं उसे हमने देखा कि किस प्रकार से हम अलग अलग कंडीशंस में इंटीग्रेशन करेंगे। अब आइए आज के चौथे और आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमें इंटीग्रेशन करके उसकी वैल्यू भी जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल से रिलेटेड आज का जो चौथा और आखिरी सवाल है वो कुछ इस प्रकार से है। हमें एंटी डेरिवेटिव कैपिटल F कैलकुलेट करना है एक फंक्शन स्मॉल f का, जिस फंक्शन स्मॉल f को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, दैट इज fx इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6, जहां हमें यह भी दिया हुआ है कि f0 जो है वो 3 के बराबर है। अब चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्ट हमें इंटीग्रेशन करने नहीं बोल रहा है बल्कि एंटी डेरिवेटिव निकालने कहा गया है, तो ठीक पहले क्वेश्चन की ही तरह यहाँ पे हम प्रेडिक्ट करके जो है एंटी डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे या इंटीग्रेशन करेंगे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं फिर से 4x क्यूब आ गया है पहले क्वेश्चन की ही तरह। हम जानते हैं कि x टू द पावर 4 जो होता है उसी का डिफरेंशिएशन करने पर 4x क्यूब आता है। साथ में 6 जो है वो कब आएगा, 6 जो है वो आएगा 6x जो होता है उसका डिफरेंशिएशन करने पर। तो इसे हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 4 माइनस 6x, दिस इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6, जो कि हमारा फंक्शन fx दिया हुआ है। यानी यदि हम इसे फिर पहले क्वेश्चन की ही तरह लिखें तो ये बन जाएगा d ऑफ x टू द पावर 4 माइनस 6x इक्वल्स, ये dx जो है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा 4x क्यूब माइनस 6 इंटू dx, और इसके बाद यदि हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं सो ये बन जाएगा इस प्रकार से। और ये जो है ये फंक्शन चूंकि d है केवल, तो इंटीग्रेशन करने पे ये पूरी क्वांटिटी बाहर आ जाएगी, सो इट विल बिकम x टू द पावर 4 माइनस 6x। और इधर जो है ये इंटीग्रेशन जो हमें करना था जिस चीज़ का, यानी इसका इंटीग्रेशन हमें करना था, यानी हमें fx जो है इसका इंटीग्रेशन करना था, और इसका इंटीग्रेशन करने पे जो एंटी डेरिवेटिव आ रहा है या इंटीग्रल आ रहा है उसे हमने नाम दिया है f। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये f जो है ये हो जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट ऐड करने के साथ x टू द पावर 4 माइनस 6x प्लस c। अब यहाँ पे एक चीज़ और हमें कह रहा है क्वेश्चन के अंत में, ये तो जनरल फॉर्म हो गया इनडेफिनेट इंटीग्रल का, लेकिन हमें एक वैल्यू भी दी हुई है, दैट इज f0 जो है वो हमें दी हुई है। तो f0 को पुट करके हम यहाँ से कांस्टेंट c की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इफ वी पुट f0 देन इट विल बिकम, मीन्स जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें 0 पुट करना है, तो 0 टू द पावर 4 हो जाएगा माइनस 6 इंटू जो है 0 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा, और इस f0 की वैल्यू हमें 3 दी हुई है। सो 3 विल बी इक्वल टू, ये दोनों टर्म तो 0 हो जाएंगे तो बचेगा केवल c, यानी यहाँ से c जो है इसकी वैल्यू 3 आ गई। और इसे यदि हम इस फंक्शन को रीराइट करें, फिर से लिखें इसके साथ c के वैल्यू के साथ, तो f यानी एंटी डेरिवेटिव जो गिवन फंक्शन का है वो हो जाएगा x टू द पावर 4 माइनस 6x प्लस 3। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन। सो ये हो गया आज का चौथा सवाल और आखिरी सवाल।
प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन जो होता है उससे रिलेटेड। उम्मीद है आपको आज का ये पूरा का पूरा जो लेक्चर है ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इंटीग्रेशन से जुड़े कई सारे कंसेप्ट्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। लेकिन यदि आपका अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा, या फिर अगर हो सके तो उस पर कोई दूसरा सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। अगले लेक्चर वीडियो में हम सीखेंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कैसे अलग अलग मेथड्स, अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग तरीकों से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।